मेરું नाम रेणुका अंतवालजी मेरा जन्म अगस्त महीने में हुई छो मैं यो छोटो भाई जी मैं देहरादून में रहूँ छो और मैं तो गर्व छी कि मैं उत्तराखंडो पार्ट छूँ। तो हेलो नमस्ते कन हालचाल कैसे छे तुम। दोस्तों, इस बात से आप सहमत होंगे कि शिक्षा का महत्व हमारे जीवन में बहुत अहम होता है और जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं उनका महत्व तो उससे भी कई ज़्यादा। उसी तरह एक शख्स है जो उत्तराखंड में देहरादून से अपने चैनल बायोलॉजी एट ईज के माध्यम से हजारों लाखों को शिक्षा प्रदान करती हैं। एमबीबीएस की तैयारी में कितना महत्वपूर्ण योगदान रहता है बायो सब्जेक्ट का, ये तो आप सभी जानते होंगे। जो नहीं जानते हैं उन्हें ये तो ज़रूर पता होगा, जब 10वीं के बाद बच्चा बायो लेता है अपनी 11वीं क्लास में, तो इसका सीधा सीधा मतलब यही रहता है दोस्तों कि वह डॉक्टर बनना चाहता है। इस चैनल के माध्यम से दोस्तों कई सारे बच्चों को एमबीबीएस में अच्छी रैंक लाने में बहुत मदद मिली है। तो आज की नॉर्मल बातचीत हम करने जा रहे हैं रेणुका अंथवाल जी के साथ। हेलो रेणुका जी, अब तक का सफ़र कैसा रहा आपका? एजुकेशन कहाँ से करी आपने, कहाँ आप पैदा हुए, बड़े हुए, और यूट्यूब पर आपका कैसे आना हुआ? मेरा जन्म रुद्रप्रयाग जिले के अगस्तपुनी नामक स्थान में हुआ है और मैंने अपनी 6th क्लास तक की स्कूलिंग अगस्तपुनी से ही करी है। 7th क्लास से मैं देहरादून आ गई थी और तब 7th से लेकर 12th तक की पढ़ाई मैंने देहरादून के 2 इंटरनेशनल स्कूल से करी। साथ ही अगर मैं कॉलेज की बात करूं तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी से ली है। उसके बाद मैंने बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, जिसे कि हम बीएड कहते हैं, वो कोर्स किया है और करंटली आई एम परसुइंग एमएससी जूलॉजी डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून से। अगर YouTube पर आने की बात करें तो मेरा छोटा भाई विशाल अंतवाल वो भी YouTube पर है, एज अ ब्लॉगर वो YouTube पर काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें देखकर मुझे इंस्पिरेशन मिलती थी कि स्क्रीन पर इंटरेक्ट करना और किसी से फिजिकली किसी के सामने ना होकर भी आप किसी से कनेक्शन बना सकते हो थ्रू YouTube वीडियोस, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी। सेकेंडली मुझे बच्चों से इंटरेक्ट करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मुझे ऐसा लगा कि YouTube प्लेटफॉर्म एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू जो नॉलेज मुझे है, जो भी जितना भी कुछ मुझे लाइफ के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में पता है, मैं स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकूं। इसीलिए मैंने YouTube प्लेटफॉर्म को चुना और 2.5 साल से मैं YouTube पर हूं और 2,53,000 की फैमिली के साथ इस चैनल को आगे ग्रो करा रही हूं। आपके इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके चैनल के थ्रू काफ़ी हेल्प ले पाते हैं, आप मैनेज कैसे करते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज को? जहाँ तक बात है कि मैं अपने स्टूडेंट्स की क्वेरीज कैसे सॉल्व करती हूँ, तो मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि जितने भी कमेंट्स मेरी यूट्यूब वीडियोस पर आते हैं, जितना मुझसे बन पाता है मैं उनके कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी बच्चे मुझसे अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं। अगर उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो अपनी फैमिली से डिस्कस नहीं कर सकते, फ्रेंड से भी डिस्कस नहीं करते, और मुझ पर भरोसा करके मुझसे अगर वो शेयर करते हैं तो उन मैसेजेस का मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द रिप्लाई कर सकूँ। फ्रैंकली सेइंग, हर मैसेज का रिप्लाई करना, हर कमेंट्स का रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन हाँ, जहाँ पर मुझे लगता है कि जेन्युइन क्वेरी है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, उनका सल्यूशन मैं कोशिश करती हूँ कि टाइम पर प्रोवाइड करा सकूँ। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आप क्या चेंज देखना चाहेंगी? इंडियन एजुकेशन विद टाइम बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को भी मिल रहा है। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो उसमें भी ये चीज़ इंक्लूड कर दी गई है कि स्टूडेंट्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को साइंस सब्जेक्ट में सिर्फ बायोलॉजी पसंद है, फिजिक्स पसंद नहीं है, तो वो बायोलॉजी ले ले। अगर उसे आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पसंद है तो वो बायोलॉजी के साथ आर्ट स्ट्रीम भी ज्वाइन कर सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी मुझे लगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई को बर्डन नहीं बनाना चाहिए। जिस तरीके से नानी दादी की स्टोरीज हमें इंटरेस्टिंग लगती है, उसी तरीके से पढ़ाई को जितना हो सके इंटरेस्टिंग बनाया जाए, ताकि बच्चा खुद पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए, उसके अंदर खुद पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। रेणुका जी, वी नो दैट आप YouTube पर पढ़ाते हैं, मगर आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासेस बेटर हैं या ऑफलाइन क्लासेस? मैं ऑफलाइन क्लासेस को ज़्यादा सपोर्ट करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच, तब तक कहीं ना कहीं वो कनेक्शन थोड़ा मिसिंग रहता है कि बच्चे को कुछ डाउट हो रहा है तो ऑन द स्पॉट टीचर से पूछ ले। अगर बच्चा कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जो टीचर को लगता है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, तो टीचर उसी टाइम पर उस बच्चे को टोक ले। कहीं ना कहीं वो फिजिकल कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू ही मिल सकता है। तो इसीलिए मुझे ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर लगती है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स आजकल YouTube से बहुत ज़्यादा पढ़ने लग चुके हैं। इसका क्या मतलब समझे कि स्कूल्स और कॉलेज में एजुकेशन उतनी ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है? आपका क्या मानना है इस बारे में?
जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोचिंग अटेंड कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो लेक्चर्स की हेल्प लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल टीचर जो पढ़ा रहा होता है बच्चों को उनसे समझ नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, अपने लिए ऑप्शंस चूज करने का उनको मौका मिल जाता है इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए। जिस तरीके से YouTube एक फ्री अपॉर्चुनिटी बच्चों को प्रोवाइड कराता है कि YouTube पर बतेर लेक्चर्स पड़े हुए हैं, बच्चों को अगर एक टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है तो 10 टीचर है जिनसे वो समझ सकते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि YouTube या फिर कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराती है उनको उनसे ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। और जस्ट बिकॉज अगर कोई ऑनलाइन हेल्प ले रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि स्कूल या फिर कॉलेजेस में पढ़ाई अच्छी नहीं है। इसका बस ये मतलब है कि स्टूडेंट्स अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहा है कि वो और अच्छे तरीके से जो टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से समझ सके और अच्छे तरीके से चीज़ों को याद करने का तरीका ढूंढ सके। रेणुका जी, अगर हम आपके फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो वो क्या है? मैंने बीएड किया हुआ है और मैं सीटेट क्वालिफाइड भी हूँ। तो जैसे ही मेरा एमएससी क्लियर होता है उसके बाद मैं स्कूल एजुकेशन का पार्ट ज़रूर बनना चाहूँगी और जो हमारी यंग जनरेशन है उनको अपनी नॉलेज के थ्रू गाइड करना चाहूँगी ताकि वो लाइफ को एक नए नज़रिए से देख सकें और पढ़ाई को बर्डन ना लेते हुए एक इंटरेस्टिंग टास्क समझे और लाइफ को बहुत पॉजिटिविटी के साथ जिए। तो मैं फ्यूचर में अपना पूरा टाइम जितना हो सके एजुकेशन को, यंग जनरेशन को डिवोट करना चाहती हूँ और वही मैं करूँगी। आपको कई सारे पब्लिशर, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मेडिकल कॉलेजेस अप्रोच करते होंगे फॉर पेड प्रमोशन। आपका रिस्पांस कैसा रहता है उन सब पर? सच कहूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोशंस नहीं करती हूँ। प्रमोशंस को मैं एक एडवर्टाइजमेंट की तरह नहीं लेती हूँ, मैं उन प्रमोशंस को एज अ अपॉर्चुनिटी लेती हूँ। अपॉर्चुनिटी मेरे स्टूडेंट्स के लिए। अगर कल के दिन कोई एप्लीकेशन मेरे पास आती है और कहती है कि मैम हमारी ये ऐप प्रमोट कर दीजिए, इसमें बच्चों के लिए ये सारे बेनिफिट्स हैं, तो वो मेरे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है कि मैं उनको उस ऐप से इंट्रोड्यूस करवाऊँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस ऐप के फीचर्स मेरे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो हाँ, प्रमोशंस मैं करती हूँ, लेकिन हर ऐप का, हर यूट्यूब चैनल का, हर कॉलेज का प्रमोशन करना मैं प्रेफर नहीं करती। जिन भी, खैर कॉलेज प्रमोशंस तो मैंने अभी तक नहीं करे हैं, मैंने सिर्फ एप्लीकेशंस और जितने भी कोर्सेज होते हैं, यूट्यूब चैनल्स होते हैं, उनके ही प्रमोशंस करे हैं। लेकिन उनमें भी मैं सिर्फ उन एप्लीकेशंस या फिर उन चैनल्स को प्रमोट करती हूँ जिनमें मुझे लगता है कि सच में वो मेरे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। रेणुका जी, ये सब तो ठीक है, यूट्यूब पर आपको सक्सेस भी मिल गई, कई सारे लोग भी पहचानने लग गए, लेकिन इसके बाद क्या सोचा है आपने? YouTube के थ्रू सच कहूँ तो सिर्फ पहचान ही नहीं मिली है, मुझे कॉन्फिडेंस भी मिला है कि मैं अपने व्यूज़ लोगों के सामने रख सकती हूँ। और इसी कॉन्फिडेंस के ज़रिए अब फाइनली मुझे यकीन हो गया है कि टीचिंग फील्ड में मैं अच्छे तरीके से काम कर सकती हूँ। तो इसीलिए फ्यूचर प्लान्स तो यही है कि मुझे एज अ टीचर बच्चों के साथ रहना है और उनको गाइडेंस देनी है। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं कि YouTube तो ठीक है, अब इसके अलावा और क्या, YouTube तो साइड बाय साइड चलता रहेगा, लेकिन मेन स्टेबल जॉब क्या होनी चाहिए? तो मैं यही कहती हूँ कि मैं प्रेजेंट में जीना बिलीव करती हूँ, प्रेजेंट में जीने में बिलीव करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे YouTube के ज़रिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट, सब कुछ मिल रहा है जो कि एक इंसान को सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए। तो मैं अपने प्रेजेंट के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने प्रेजेंट को बहुत अच्छे से जी रही हूँ। फ्यूचर के लिए मैं प्रेपरेशन कर रही हूँ, तो फ्यूचर की फिक्र ना किए बिना अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए मैं प्रेजेंट को अच्छे से जीने के साथ साथ फ्यूचर को अच्छा बनाने की प्रेपरेशन भी कर रही हूँ, जिसके लिए मैं टीचिंग फील्ड में एंटर करने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ, ताकि अच्छे से मेरा टीचिंग का जो भी एंट्रेंस एग्जाम होगा वो क्लियर हो सके। What is your failure story that keeps you motivated and focused? मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था सन 2013 में, मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया था। तो उस दौरान मुझे MBBS की सीट नहीं मिल पाई थी, BDS की सीट पर मेरी गाड़ी रुक गई थी। तो उस टाइम पर मैंने उस चीज़ को एज अ फेलियर कंसिडर नहीं किया। लेकिन हाँ, अब जब मैं अपने YouTube चैनल पर बच्चों को नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने के वीडियोस के थ्रू गाइडेंस प्रोवाइड कराती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि इनका तो खुद नीट के एग्ज़ाम के थ्रू MBBS सीट नहीं मिल पाई इनको, ये क्या लोगों को MBBS सीट दिलवाएंगी। लेकिन पिछले 2 सालों में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज के थ्रू बताया है, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर स्टोरीज अपलोड करते हुए, मुझे टैग करते हुए बताया है कि मेरे YouTube की स्ट्रैटेजी वीडियोस के थ्रू उनका नीट का एग्जाम क्रैक हुआ है। और मेरी स्ट्रैटेजीज की हेल्प से काफ़ी सारे बच्चे आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस से MBBS कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद नीट का एग्ज़ाम भले ही मेरा क्रैक ना हुआ हो,
खुद भले ही मुझे MBBS की सीट ना मिली हो, लेकिन आज जब मेरे स्टूडेंट्स MBBS कर रहे हैं तो उनके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी डॉक्टर बन रही हूँ। और यही चीज़ है जो मुझे मोटिवेटेड रखती है कि मुझे और अच्छी वीडियोस अपलोड करनी है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाना है अपने वीडियो कंटेंट में, ताकि आने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी नीट एस्पिरेंट्स हैं, बोर्ड एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं, वो सभी बच्चे मेरी गाइडेंस के थ्रू अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। अभी तक क्या आपने अपनी अर्निंग से किसी नीडफुल की हेल्प करी है? इस पे मैं एक चीज़ आप सभी से शेयर करना चाहूँगी कि मेरी कॉलोनी में 6 स्ट्रे डॉग्स हैं जिनको मैंने अडॉप्ट किया है, और मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि जिस दिन से मैं कमाना शुरू कर दूँगी उस दिन से मेरी कमाई का कुछ हिस्सा इन स्ट्रे डॉग्स के लिए होगा। और मैं यही करती हूँ। जब से मेरी यूट्यूब इनकम आनी शुरू हुई है, मैं हर दिन उन जितने मेरे 6 स्ट्रे डॉग्स हैं, जो कि अब स्ट्रे डॉग्स नहीं हैं, मेरे खुद के मेंबर्स हैं, मेरी फैमिली का पार्ट है, मैं उन सब वही लोगों को फीड करती हूँ, उन सभी लोगों को हर दिन खाना खिलाती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कमा रही हूँ इस समय, उस कमाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उन लोगों को है जो खुद से मदद नहीं कर सकते। मैं बहुत ज़्यादा एनिमल लवर हूँ, मुझे जानवरों से बेहद प्यार है, तो इसीलिए अभी तक जितना यूट्यूब से कमा रही हूँ, घर वालों को भी तोहफे दिए हैं, कई बार दिए हैं, लेकिन हाँ, कमाई का एक हिस्सा हमेशा उनके लिए रहेगा। चाहे मैं आज 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स पे रहूँ या 1 मिलियन तक पहुँच जाऊँ, लेकिन वो जानवर जो कि खुद की मदद नहीं कर सकते हैं, उनके लिए मेरी कमाई का हमेशा एक हिस्सा हमेशा रहेगा। और अभी तक भी मैंने यही किया है, अपनी कमाई से जितना हो सके उन्हें खाना खिलाती हूँ। मैंने उनके लिए एक शेल्टर होम भी बनाया हुआ है, छोटा सा शेल्टर हाउस है उन लोगों का, उसमें ही सोया करते हैं। तो बस इसी तरीके से मैंने किसी नीडफुल की हेल्प करी है अपने यूट्यूब इनकम के थ्रू। कभी आपने सोचा है कि अगर कल से यूट्यूब ना रहे तो आपका बी प्लान क्या रहेगा? वैसे कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं है, और भगवान ना करे कि कभी ऐसा हो कि हमारी कंट्री में यूट्यूब बैन हो जाए। लेकिन हाँ, जैसे मैं कह रही हूँ कि प्रेजेंट को जीने के साथ साथ फ्यूचर की प्रेपरेशन भी इंसान को करती रहनी चाहिए। तो इसीलिए मैं अपने टीचिंग करियर को परस्यू करने के लिए प्रेपरेशन कर रही हूँ। मैं एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ ताकि मेरा किसी स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो और मैं एज अ टीचर एजुकेशन फील्ड का पार्ट बन सकूँ। तो हाँ, अगर कल के दिन यूट्यूब नहीं रहता है तो मेरी प्रेपरेशन और ज़्यादा थोड़ी स्ट्रिक्ट हो जाएगी ताकि मेरे एंट्रेंस एग्जाम जल्द से जल्द क्लियर हो सके और मैं एज अ टीचर बच्चों को पढ़ा सकूँ। कोई मैसेज या एडवाइस हमारे लिए और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए? मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी आपका इंटरेस्ट है, हर कोई लाइफ में एक सपना लेकर जी रहा है। जो भी वो आपका सपना है उसको पूरा करने का खुद को सिर्फ एक मौका ज़रूर दें। मतलब किसी और के बहकावे में आकर अपने सपने से बिल्कुल भी मत भटकिएगा, क्योंकि जब आप वो काम करते हैं ना जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तब आपको ज़िंदगी जीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे टीचिंग पसंद है, बच्चों से बातचीत करना पसंद है, इसीलिए मुझे यूट्यूब के वीडियो कई बार 1:30, 2:30 या 3 बजे भी रात को शूट करनी पड़ती है, तो वो मुझे कोई बर्डन नहीं लगता, क्योंकि वो काम करने में मुझे मज़ा आता है, वो चीज़ मेरा प्यार है। तो वो काम करिए, उस चीज़ की तरफ बढ़िए जो कि आपका प्यार है, जहाँ आपका इंटरेस्ट है। हमेशा अपने इंटरेस्ट की तरफ बढ़िए, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। और वो सक्सेस ऐसी होगी जिसको पाकर आपको सच में ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मैंने ज़िंदगी जी ली। तो अपने इंटरेस्ट की तरफ ज़रूर बढ़िएगा, अपने सपनों को हकीकत में बदलने का एक मौका ज़रूर दीजिएगा। रेणुका जी, ये तो हम जानते हैं कि आप गढ़वाल से हैं, तो एक छोटा सा गढ़वाली टेस्ट भी बनता है। गढ़वाली में अपने बारे में कुछ बताइए। मेरी गढ़वाली इतनी ज़्यादा अच्छी तो नहीं है, पर मेरी दादी घर पर गढ़वाली में ही बात करती हैं, तो उनकी गढ़वाली सुनकर थोड़ी बहुत मुझे गढ़वाली आती है। तो टूटी फूटी ही सही कोशिश करूँगी कि गढ़वाली में अपने बारे में बता सकूँ। मेरा नाम रेणुका अंतवाल जी, मेरा जन्म अगस्त में हुई छो। मैं यो छोटो भाई जी, मैं देहरादून में रहनी छो, और मैं तो गर्व छी कि मैं उत्तराखंडो पार्ट छूँ, कि लेकि उत्तराखंड में जो सम्मान इज्जत औरतों ते मिलनी चाहिए वो मैंने कभी नहीं देखी। तो मैं कोशिश कर लूँ कि ये ज़िंदगी में जितना हो सके उत्तराखंड तरीके में अपना योगदान दे लूँ। 2 या 3 लाइनें कोई भी गढ़वाली गाने की जो आपको पसंद हो। दोस्तों, कॉपीराइट इशू होने की वजह से हम यह गीत यहाँ पर नहीं दिखा सकते, पर डोंट वरी, आप इन गीतों को हमारे इंस्टाग्राम पेज पर जाके इन प्यारे गीतों को सुन सकते हैं, जो कि रेणुका जी ने अपनी सुरीली आवाज़ में गाया है। और हम भी यह सुनकर ताज्जुब हैं कि रेणुका जी पढ़ाने के साथ साथ गाना भी इतना अच्छा गाती हैं। और मैं नॉर्मल बातचीत का शुक्रिया करना चाहूँगी कि हमारे उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं जो कि किसी न किसी फील्ड में काम करते हुए हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव कराने के लिए काम कर रहे हैं,
उन सभी को आप सभी लोग मौका दे रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर। हमारे उत्तराखंड के लोग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और वो डिज़र्व करते हैं कि वो इंडिया में बहुत अच्छी पोजीशन पर आएँ और उनको भी वही मान सम्मान मिले जो कि बाकी लोगों को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल पर आने का। आपके क्वेश्चंस के थ्रू मैं लोगों के सामने बात रख पा रही हूँ जो कि मैं लोगों तक हमेशा पहुँचाना चाहती थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक्स टू नॉर्मल बातचीत। और मैं इतना ही कहूँगी कि जितना मान सम्मान उत्तराखंड में औरतों को दिया जाता है उसी तरीके से दीजिएगा। यही हमारी पहचान है। उत्तराखंड ना सिर्फ मंदिरों के लिए जाना जाता है लेकिन अपने कल्चर के लिए भी जाना जाता है। तो इस कल्चर को इसी तरीके से प्रिजर्व करके रखिएगा। ये हमारी ट्रू आइडेंटिटी के साथ साथ हमारा खजाना भी है। थैंक यू सो मच नॉर्मल बातचीत फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन योर चैनल। थैंक यू। हम रेणुका जी का शुक्रिया करना चाहेंगे कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे साथ यह नॉर्मल बातचीत करनी चाहिए। दोस्तों, आई होप आपको आज की नॉर्मल बातचीत अच्छी लगी हो। अगर आप हमारा कंटेंट पसंद कर रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी इस छोटी सी कोशिश को अपने नज़दीकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इसी तरह से आपके लिए नई नई नॉर्मल बातचीत लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली नॉर्मल बातचीत में। धन्यवाद।